हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ अब एमसीक्यू के साथ हैं आज की क्लास में। तो आपको कुछ अकाउंट के एमसीक्यू इसके अंदर कराए जाएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, देखो इसके अंदर आपके टिक मार्क तो लगे हुए हैं, लेकिन पहले हम वही उसी तरीके से करते हैं कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले जो सही नहीं है पहले मुझे देख लेते हैं जो सही है। पुस्त पालन लेखा पुस्तकों में लेखा करने की विधि है, ये तो ठीक सही है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेख किए जाते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेख करने हेतु पुस्तक पालन कला व विज्ञान दोनों है, ये भी ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम छोटा कर लेते हैं इसे यहाँ तक, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया। फिर आता है पुस्तक पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। देखो अगर आप इसे केवल पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अब इसका डिस्क्रिप्शन नीचे देखें क्या है। ये डिस्क्रिप्शन मेरा, पुस्तक पालन के अंतर्गत जर्नल में लेखा करना, इनकी पोस्टिंग वही खाते में करना, इनके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। पुस्तक पालन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। पुस्तक पालन का कार्य विवरणात्मक प्रकृति का होता है, ना कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का। व्यापारिक लेन देनों को अभिलेख करने हेतु पुस्तक पालन कला व विज्ञान दोनों हैं। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुस्तक पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते और ना ही निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अब आप इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये हो गया आपका। एक मिनट। तो अब आप इस वाले को देखिए, क्या हो रहा है ये। यस, अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस वाले में क्या है, इस वाले में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा रटने वाली चीज़ है। पुष्प पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा दी किसने दी, स्पाइसर पिंगलर ने। ये रटने वाली चीज़ है, तो इसमें बताते हैं हम। ये रहा, पुष्प पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों के मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा स्पाइसर पिंगलर महोदय का है, जबकि प्रोफेसर जे.आर. बाटलीबाई के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तक पालन है। प्रोफेसर कार्टर के अनुसार पुस्तक पालन विज्ञान व कला है, जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेनदेनों को लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खाते लेखा किया जाता है। परिभाषा दी किसने दी, R.N. कार्टर के द्वारा। तो ये भी रटने वाली चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। आइए, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों का लेखा किया जाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर R.N. कैटर मोत्य ने दी। पुस्तक पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है, और जहाँ लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अकेषण का कार्य मतलब ऑडिट। अकेषण मतलब ऑडिट। आइए, पुस्तक पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है, और जहाँ से लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अकेषण कार्य प्रारंभ होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अनिपुण अकेशक। अनिपुण मतलब उन्हें कोई समझ नहीं होती, बिना फालतू के वो करते हैं, ये तो गलत हो गया। सरकारी, सरकारी में हम आपको बताएंगे अभी क्या होता है सरकारी का।
पेशेवर पेशेवर तो होते हैं, आइए डिस्क्रिप्शन में आप सब समझेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अकेशक की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अंतर्गत अकेषण कार्य करने वाले सरकारी अकेशक होते हैं। क्लियर, ये पॉइंट बता देते हैं आपको सरकारी कौन होते हैं और पेशेवर कौन होते हैं। क्लियर, आगे चलिए। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है, भाई आय की वृद्धि होगी। आइए, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी वृद्धि को यह माना जाता है कि कमी मालिक वृद्धि को आय माना जाता है और कमी को हानि। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय लाभ को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में घटा दिया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव पूंजी वृद्धि व कमी पर पड़ता है। क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? सूचनाओं का संप्रेषण। यहाँ से देख सकते हैं। पहला, वस्तु सेवाओं का लेन देन, जनरल पुस्तकों का लेखा, खाता बही में खाता खोलना, शेष निकालना, तलपट बनाना, व्यापारिक लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि नियोजन खाता, सूचनाओं का विश्लेषण निर्वाचन, सूचनाओं का संप्रेषण, उचित निर्णय। तो इसमें मुझसे क्या पूछा गया? इसमें करा गया सूचना का संप्रेषण अंतिम चरण है। अंतिम चरण ये है। क्लियर, आइए अब आगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है? आइए पढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। संपत्तियां माइनस भारी दायित्व बराबर पूंजी, ये समीकरण सही बन रही है। अब आते हैं इस पर, इस वाले पर। एक ही प्रकृति के लेन देन एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेख कहते हैं, नहीं खतियाना कहते हैं। आइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए आप, आपको पता चल जाएगा क्या है मैटर। दी गई कथनों का सही रूप निम्नलिखित है। वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बेची गई कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशि कुल आगम कहलाती है। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशा में स्वामी और पूंजी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करने को खतियाना कहते हैं, ना कि अभिलेख। दीपक अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की संपत्ति का मूल्य उसके पूंजी तथा दायित्व के योग के बराबर होता है। आर्थिक पूंजी अर्थात पूंजी बाह्य दायित्व, संपत्तियां या पूंजी संपत्तियां बाह्य दायित्व। स्पष्ट है कि विकल्प सी कथन सही नहीं है। क्लियर, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? ये तो इजी है, पूंजी कहलाता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यापारी जिस धन को लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है उसे पूंजी कहते हैं। एकाकी व्यापार में पूंजी व स्वामी का अस्तित्व एक साथ होता है, किंतु कंपनी व्यवसाय में दोनों में पृथक होता है। क्लियर, आइए नेक्स्ट। पुस्तक पालन का क्या अर्थ है? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। सामान्य पुस्तक पालन बुक कीपिंग का तात्पर्य दिन प्रतिदिन के सौदों को तिथिवार प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करने से है। इसमें कच्ची बही में लेखा करना, जनरल प्रविष्टि करना, सहायक बहियों में लेखा करना शामिल होता है। क्लियर, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। 200 रुपये का अंतर क्या होगा? व्यापारिक छूट। आइए, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है, तो 2000 के अंतर की राशि व्यापारिक छूट की श्रेणी में आता है। यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य यह होता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण। लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण अभिलेखित कर रखना है। लेखांकन व्यवसाय के लेख एवं घटनाओं को जो पूर्णतः अर्थात वित्तीय स्वभाव के होते हैं मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने तथा महत्वपूर्ण रूप से सारांशित करने, परिणामों की व्याख्या करने की कला है। लेखांकन क्रिया वहां से प्रारंभ होती है जहां पुष्पालन समाप्त होता है। अतः विकल्प सी उत्तर सही है। पूंजी खाता खाता है, व्यक्तिगत खाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। आइए, सभी लेनदारों
तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि से पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, आहरण खाता ड्रॉइंग अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि इसमें व्यापार के स्वामी के संबंधित लेन देन लिखे आते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आहरण खाता खोला जाता है। इस प्रकार आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? आपका ये वाला, ये आगे के बहुत सारे क्वेश्चन माना, इसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, परिसंपत्ति दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदों के दो रूप प्रभावी होते हैं। फलस्वरूप तैयार किए जाने वाले आर्थिक चट्टे के दोनों पक्ष संपत्ति दायित्वों के एक दूसरे के बराबर होता है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, या संपत्ति दायित्व माइनस दायित्व बराबर स्वामी की इक्विटी, या संपत्ति माइनस स्वामी की इक्विटी या बराबर दायित्व। क्लियर? द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWA का प्रधान कार्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना 28 मई 1959 में हुई थी, अतः विकल्प डी उत्तर सही है। ठीक है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है लूकस पेसियोली को। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लूकस पेसियोली को माना जाता है। वर्ष 1494 में इटली के वेनिस शहर में सर्वप्रथम डी कंप्यूसिट इसके नामक पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम पर एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन पेसियोली मोदी ने किया था। तभी से इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली एवं लेखांकन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता था। विकल्प सी सही है। ठीक है, आइए, निम्न में कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? लाभ अधिकतमीकरण। क्यों? अब इसमें पढ़िए। सामान्यतः लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाता है: वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, पशुपालन की गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए खाता बही की सहायता में तलपट बनाना, वर्ष के अंदर वित्तीय विवरण तैयार करना, भूल सुधार तथा समायोजन के लेखे करना, लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण तथा निर्वाचन करना। स्पष्ट है कि लाभ का अधिकतमीकरण करना लेखांकन का कार्य नहीं है। क्लियर? निम्न में कौन सा एक लेखा समीकरण नहीं है? परिसंपत्तियां दायित्व बराबर माइनस पूंजी। क्यों नहीं है वो आइए इसमें देखते हैं। लेखांकन के अंतर्गत लेखा समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत समीकरणों के दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होता है। इसके एक पक्ष में संपत्ति तथा दूसरे पक्ष में दायित्वों को दिखाया जाता है तथा लेखा समीकरण के निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है: संपत्तियां दायित्व प्लस पूंजी, या संपत्तियां माइनस पूंजी दायित्व, संपत्तियां माइनस दायित्व। स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण में बी का समीकरण सही नहीं है। ये जो समीकरण आएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटिव आगे आपके। निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है? ये वाला है, ये आप पढ़ चुके ये चीज। आगे आते हैं। प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार सैप संबंधित है। एक लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से। प्रथम मानक लेखा परीक्षक व्यवहार SAP एक लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस का नाम बदलकर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस कर दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।